सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई अब एक फिलहाल एक मुद्दा है आईएमटी पे, क्योंकि जो आईएमटी बनने जा रही है जींद में, उस पे है किसान लगातार जमीन देने का इनकार कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देवेंगे, जिससे हमने नुकसान होगा अगर हमारी जमीन चली गई तो भाई आईएमटी की अगर बात करें तो ताऊ समुंदर लाठर हमारे साथ में है आज, और ताऊ समुंदर लाठर पे पूछेंगे क्योंकि ताऊ समुंदर लाठर है जो किसान का बेटा भी है और खुद भी किसानी करी है और कारोबारी भी है। तो इसके के फायदे होंगे और के नुकसान होंगे, किसानों ने अपनी जमीन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, किसानों का के फायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, वो सारी बातचीत आज करेंगे। राम राम। तो राम राम बेटा। तो आपने भी देखा होगा कि जींद में घोषणा हुई है कि आईएमटी बढ़ेगी। ये 5 आईएमटी हरियाणा में घोषित हुई हैं और जिनकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसमें एक जींद में भी आई है। तो तब जो जींद में आई है ना, उसमें तय उचाणा ब्लॉक के 5 गांव आए हैं। गोइया, नगूरा, असनपुर, अलेवा और शायद एक और है खंडा। लेकिन उड़े के जो किसान हैं उनका लगातार कहना है कि जो हमारी जमीन है ना वो सारी उपजाऊ जमीन है, आपकी तो और जमीन ले लो, उड़े आईएमटी बना लो, लेकिन हमारी जमीन पे मत बनाओ। देखो, जो आईएमटी का सवाल है ना, आईएमटी एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया होता है जो कि पूरे हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है। पहले जो इंडस्ट्रियल एरिया कटे थे वो आईएमटी नहीं होते थे, अब आईएमटी आए। आईएमटी का मतलब ये एक होता है बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल एरिया बनना और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आना, उसका मतलब होता है आईएमटी। अब मानेसर में बना तो जयपुर और अपना केएनपी के कट पे बना है। सोना में बना है तो सोनानू रोड और केएनपी के कट पे बना है। और एक बैरोड में बना है जो कि भजनलाल ने बनाया था, वो रेवाड़ी और जयपुर के कट पे बना हुआ है। कट का मतलब क्या होता है, इसमें इतना ट्रैफिक निकलता है पूरा एरिया जाम हो जाएगा। कट यूज करना पड़ता है जहाँ पर जो मेजर रोड होते हैं, बड़े बड़े रोड होते हैं, उनके कट पे ही बनते हैं आईएमटी। वैसे नहीं बन सकते, कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सीवर और सड़कें पहुंचानी पड़ती हैं और बहुत बड़ा संख्या में लोगों का आवाजाही होती है। तो इसलिए ये कट पे बनाने पड़ते हैं। रही ज़मीन पैदावार की, मैं भी किसान का बेटा हूँ। पैदावार की ज़मीन में हर आदमी ये चाहता है पैदावार की जगह बजाय उस जगह पे बना जाए जहाँ पर ज़मीन उपजाऊ नहीं है। ये तो किसानों का बिल्कुल सही मत है कि उस जगह पर नहीं बनना चाहिए। लेकिन मजबूरी क्या है, मजबूरी आगे की जो ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा लोड निकलता है वो आम रोडों से सहन नहीं होता, और वो आजकल 52 फुट के ट्राले आते हैं जो कि इलाके को जाम कर देंगे, इलाके में लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इनको बाहर खेतों में जो कट बनते हैं और बहुत गांव से, शहर से दूर आईएमटी बनाए जाते हैं। इस वजह से ये साइट चूज करी गई है और कोई वजह नहीं है। किसानों का जो मानना है कि भाई खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं जानी चाहिए, लेकिन मजबूरी उनकी भी है कि वो बगैर अप्रोच के आईएमटी नहीं बन सकता। तो जिस प्रकार आईएमटी बढ़ने की बात चल रही है तो ये भी कहा जाए कि विकास होगा जींद का, रोजगार भी मिलेगा युवाओं ने, लेकिन किसानों का कहना है कि मतलब लोकल जो बच्चे हैं उड़े कि उन्हें रोजगार मिलता है नहीं उस चीज़ में। देखो, बात ये है, जब बिहार के लोग आके फैक्ट्रियों में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर आके लोग नौकरी करते हैं, तो क्या वजह है? उन लोगों की ज़रूरत है काम करना। यहाँ के लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहे। ना तो फैक्ट्री को छोड़ो, आईएमटी को छोड़ो, बाहर भी जितनी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या प्राइवेट जॉब खुली हुई हैं, उनके अंदर जिन माँ बापों ने अपने बच्चे निकाल दिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पढ़ा के तैयार करके और वो भेज दिए, उन घरों की हालत बहुत चेंज हो गई है। खेती वालों की निस्बत बहुत अच्छी बेटर हालत में वो आ गए हैं। अब हमारे लोगों को ये समझने में देर लग रही है कि खेती हमारा बेसिक रोजगार है। खेती हमारा बेसिक रोजगार जब था जब ज़मीनें थी। अब ज़मीनें क्या, ज़मीनें तो रोज़ाना बढ़ते बहुत स्मॉल होल्डिंग हो गई है, छोटी छोटी ज़मीनें हो गई, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ के ज़मींदार हो गए हैं गांव के अंदर। अब उन ज़मीनों को छोड़ के अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। सन 1970 में मैंने घर छोड़ दिया था, आज 52 साल हो गए हैं। वापस दोबारा मैं जींद में आके बैठा हूँ। जींद तो मैं 3 साल से आया हूँ। मुझे 50 साल हो गए दिल्ली रहते हुए, गुड़गांव काम करते हुए, बाहर काम करते हुए। अगर मैं बाहर नहीं जाता
तो ना तो आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होते और ना मैं यहाँ जींद में इस जगह पर बैठा होता जहाँ गया। घर छोड़ना और काम करना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। ये जो हमारे बेरोजगारी, बच्चों की शादियाँ ना होना और ये छोटी छोटी ज़मीनों पर आश्रित होकर रहना, इससे हटना पड़ेगा। आप एक चीज़ देखो, आज से 10-20 साल पहले किसी गांव के बस स्टैंड के ऊपर दुकानें नहीं होती थी। आज हर गांव के अंदर दुकानें हैं, 20, 30, 40, 50 दुकानें। अच्छा हो गया बाजार खुल गए। उन कौन बच्चे रोजगार कर रहे हैं? वही गांव के बच्चे रोजगार कर रहे हैं। और जो वहाँ जिनका रोजगार चल गया वो खेती नहीं कर रहे ना, वो खेती नहीं करते, वो अपना रोजगार करना शुरू कर देते हैं। तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से रोजगार पे निकालना पड़ेगा। ये खेती जब तक रोजगार माना जाता रहेगा, जब तक हमारी कोई माली हालत नहीं सुधर सकती। और हमारे पास जो आज इक्विपमेंट्स है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, वो सारा का सारा किराए पे आता है। कंबाइन होगी या जो भी हार्वेस्टिंग करते हैं। अब सबसे बड़ी जो दुख की बात एक ही है, आज किसान सबसे ज़्यादा खाली रहता है। एक महीना काम साडू में, एक महीना का सावनों में काम होता है और 10 महीने काम नहीं करते। जबकि व्यापारी हो, कारोबारी हो और बाहर के लोग 365 दिन काम करते हैं जब उनका गुजारा होता है। तो इनको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ये प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी। भाई खेती से हमारा गुजारा है। अपने बच्चों को बाहर निकालो और बच्चों को काम पे लगाओ और बच्चे कहीं भी रोजगार करें। रोजगार तो यहाँ खुलेंगे। अगर रोजगार कोई करना चाहेगा तो ये तो बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा। इसमें तो कई लाख आदमी इसके अंदर अब्जॉर्व हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, गाड़ियाँ भी चलेगी। गाड़ियाँ किसकी होंगी? लोकल आदमियों की गाड़ियाँ होंगी। तो रोजगार तो यहाँ खुलेंगे, पढ़े लिखों को रोजगार यहाँ मिलेगा। लेकिन जो काम ना करके, किसी भी तरह की शिक्षा ना लेके, किसी तरह की ट्रेनिंग ना लेके अपने आप को नहीं तैयार कर रहे बच्चे, उनके लिए मुश्किल हो जाता है रोजगार करना। और वो लोग रोजगार में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। दिक्कत ये है, हमारे बच्चे जितने बाहर चले जाएंगे ना, आज क्या है, पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर लैंड की कीमत हरियाणा से आधी है। क्यों है? जबकि हमारे से तो बहुत ज़्यादा होती थी, वो खरीदते थे। अब उन्होंने ज़मीनें खरीदनी बंद कर दी, ज़मीनें तो बेचनी चालू कर दी और उन्होंने बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब वर्ल्ड के अंदर कोई कंट्री ऐसा नहीं है, हरियाणा के भारत के अंदर कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पंजाब का आदमी जाके खेती नहीं कर रहा। वो गए बाहर, ये 1 किलो 1.5 किलो बैठे हैं। आप जाके देखो हल्द्वानी में, यूपी के अंदर 1000 बीघे के फार्म हैं उनके, और ऐसी ऐसी कोठियाँ खड़ी हैं, ऐसे अलीशान गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो खेती करें, वो छोड़ के, पंजाब ने छोड़ के उन्होंने रायपुर में उन्होंने खेती करी है, महाराष्ट्र में उन्होंने खेती करी है। ये क्या है? 1.5 किला ज़मीन नहीं बच रही और करूँगा मैं खेती। और खेती करनी है तो कितने बाहर जाकर 150 एकड़ ज़मीन में बो और उसके बाद खेती होगी। तो जमीन तो इसी से भी है, जिसके 40-40 किले भी है, 20-20 किले भी है, जो मान लग रहे हैं। ठीक है ना, जो 20-30-40 किले हैं उनमें 3-4-5 आदमी भी होंगे, भाई भी होंगे उनमें। वो इंडिविजुअली, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं ज़मीन खरीदते मुझे 50 साल हो गए। आज ज़मीन इंडिविजुअली जिसका ज़मीन है, मतलब खुद की जो ज़मीन है, मुझे तो 3-4 एकड़ से फालतू का आदमी मिलता नहीं जिसके हिस्से में आती हो। जिसका 30 किले भी बिकते हैं तो उसकी भी 5-6 जगह बटी होती है। 15 किले, पहली बात तो 10 किले से ऊपर हमें मिलते हैं नहीं। आज की डेट में हम कहीं भी ज़मीन खरीदने जाते हैं तो 10 एकड़ से ऊपर ज़मीनें नहीं खरीदती। ठीक है, अब मैंने पंजाब में ज़मीन ली है, ठीक है जी, पंजाब की ज़मीन हरियाणा से आधे रेट में ज़मीन मिली है और ज़मीन का ठेका 70,000 रुपये है और पानी जो है ना ऊपर रखा है और फ्री के ट्यूबवेल है वहाँ पे, और हमारी डबल रेट है। क्या रेट है? क्योंकि हमारे ज़मीन छोड़ ही नहीं रहे, ज़मीन के ऊपर पकड़े बैठे हैं ज़मीन को। और इस ज़मीन के ऊपर पकड़े बैठे रहने से ना हम इधर के हो रहे ना इधर के हो रहे, पीढ़ी की पीढ़ी खराब होने लग रही। ठीक है, मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, मैं भी जींद डिस्ट्रिक्ट का हूँ, जुलाना मेरा गांव है, मैं इसी पृष्ठभूमि का आदमी हूँ, जींद का ही हूँ मैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ घर छोड़ दो, काम को बाहर जाके करो और बाहर निकालो अपने बच्चों को, रोजगार वहाँ से पैदा होंगे। ये ज़मीन IMT अगर आता है तो कुल मिला के, मैं ये नहीं कहता ये कहाँ आना चाहिए, लेकिन ये जहाँ भी आएगा एक रोजगार का स्रोत रहेगा। जींद के अंदर अभी शहर मांगते नहीं इसको, कोई रोजगार है ही नहीं। बढ़िया की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, बस ये दुकानें, यही शहर है। इंडस्ट्री के बिना कोई एरिया ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर इंडस्ट्री आ रही है, देखो लगे तो ज़मीन पे ही, कहाँ लोग लगने देंगे, कहाँ लगवाएंगे, उनका अपना फैसला है। पर मैं ये कहता हूँ ये लगनी चाहिए
आई है तो ये बढ़नी चाहिए, ताकि इलाके के अंदर ट्रांसपोर्ट को रोजगार मिले, भाई यूथ को रोजगार मिले, पढ़े लिखों को रोजगार मिले। अब जो गुड़गांव नौकरी करने जाते हैं यहीं के बच्चे, क्या बचता है उनको गुड़गांव जाके? अगर यहीं काम खोलेगा, अपने घर जाएंगे तो दो पैसे बचे भी, काम भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जमीन अगर दे भी देंगे, इस बात की तसल्ली है कि हम नया रोजगार देंगे, हमारे लोकल बच्चे को रोजगार मिलेगा? देखो, रोजगार तो उसको मिलता है जो रोजगार करना चाहता है, जो रोजगार के लायक होगा उसको कोई नहीं रोकता। हरियाणा के बच्चे अमेरिका में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रोजगार नहीं कर रहे क्या? किसने रोक दिया है? ये आरक्षण, और ये इंडिया में ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो कोई जाति नहीं है, कोई धर्म के बेस पे काम नहीं है, कोई किसी शिक्षा के बेस पे काम मिलता है। जिसको जो काम आता है वो काम करता है। अगर यहाँ के बच्चे जो काबिल होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? उनको पक्का रोजगार मिलेगा, और वो थोड़े पैसे में भी काम कर लेंगे, क्योंकि वो घर चले जाएंगे। तो उनको तो देखना है कौन कितने कम पैसे ले रहा है और वो काम करेगा। अगर हड़तालें करोगे, हड़तालें करते रहोगे सारी उम्र, तो फिर तो किसको रोजगार मिलना? ना कोई इंडस्ट्री खुलनी, ना को रोजगार मिलना। और इस तरीके से मैं मानता हूँ ज़मींदार की ज़मीन, आज ज़मीनों के रेट कम नहीं है, और ज़मीन जो मिलेगी, मैं इतना तो ज़रूर है, 1 एकड़ के 2 एकड़ तो हरियाणा में ही हो जाएंगे उस आदमी के जिसकी ज़मीन जाएगी, और 3 एकड़ भी हो सकते हैं। क्यों? 30 लाख रुपए एकड़ तक की ज़मीन आज भी हरियाणा में अंदर जाके बोने खाने की मिल जाती है। और ये जो कोई वहाँ कोई ऐसा रेट नहीं है, अगर ये वहाँ कट नहीं खुलता है और वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगती है, तो वहाँ कोई 50-60 लाख रुपए ऊपर से रेट भी नहीं है आज की डेट में। और कल को मुआवजा जो आएगा, मैं समझता हूँ करोड़ से तो ऊपर मुआवजा आना ही आना चाहिए। और आदमी की 1 किले के 3 किले होंगे तो कहीं भी जाकर, अगर कोई बेच के उस पैसे ने खाओगा, कहते खा जाएगा, अरे खा तो अभी भी बेच के खाने लगे जो बेचने वाले हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई नहीं करना आता, उसको ज़मीन बदलनी नहीं आती, 10 एकड़ के 30 एकड़ नहीं करने आते, 2 एकड़ के 10 एकड़ नहीं करने आते, तो ये तो किसी के बस की बात नहीं है। जो पंजाब में 1-1, 2-2 एकड़ के ज़मींदार थे, वो चले गए सारे। उस टाइम पे 500 रुपये एकड़ ज़मीन मिलती थी हल्द्वानी में, और यूपी के अंदर आज उनके हज़ार बीघे के फार्म हैं। और मैं गया हूँ, अभी पिछले महीने होके आया हूँ ज़मीनें खरीदने के लिए। तो बहुत आदमी को घर से बाहर निकले हुए कोई गुजारा नहीं है। और तो प्रॉपर्टी में भी उछाड़ा जाएगा, महंगी हो जाएगी सारी चीज। प्रॉपर्टियां तो खरखोदा के अंदर आप यह देखो ना, जो IMT आया है उससे पहले कुछ भी रेट नहीं थे, 30-40 लाख रुपए एकड़ के रेट भी नहीं थे। आज 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए एकड़ हो गया सारा खरखोदा। चारों तरफ रेट बढ़ गए, पूरे इलाके के रेट बढ़ जाएंगे, पूरे इलाके के रेट बढ़ जाएंगे। जिनकी ये जमीनें जाएंगी वो तो ठीक है, वो तो उनको तो मुआवजा मिलेगा, भाई किस रेट का तय होता है, सरकार और लोगों के बीच में क्या सहमति होती है। लेकिन बाकी इलाके के बहुत रेट बढ़ जाएंगे, बहुत। आपने जींद वाले तुम कहो जी लठ गाइड देंगे, जमा जमीन नहीं देवा कुकरे भी, सीधी बात से। देखो भैया, पूरी लड़ाकू कौम है, वो सारी बात ठीक है, हम समझते हैं। मैं भी जींद का ही हूँ, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ। और हमारा क्षेत्र उचाना जुराना तो बराबर के क्षेत्र हैं, एक ही सोच के आदमी हैं, सारे एजिटेशनों में बराबर खड़े रहते हैं। मैं तो इनको सबको जानता हूँ। लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो क्या ले लेंगे? कोई चीज़ अगर घर के गेट के आगे आई है और उसको ठुकराया जाता है तो ठीक है, किसानों की ज़मीन है, दे ना दे उनका अपना अधिकार है। मैं तो कहता नहीं भाई उनको देनी चाहिए या ना देनी चाहिए, मेरा ये सुझाव नहीं है। मैं तो ये बता देता हूँ, देने का नुकसान नहीं है, देने के फायदे हैं। इलाके के अंदर काम आएगा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र खुलेगा और इतना बड़ा रोजगार इसमें जींद के अंदर आएगा, पूरे इलाके के अंदर खुशहाली आएगी इसके थ्रू। और अदरवाइज वहाँ 10,000 रुपये में जाकर गुड़गांव नौकरी करते रहो, क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ से छोड़ के आ जाते हैं, उस तक फालतू कमरा किराया हो जाता है, ना रोटियों के बचते ना कमरे के बचते, और वहाँ इसीलिए नौकरी नहीं करें। जब तक हम प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयार नहीं होंगे और जब तक इलाके में रोजगार नहीं आएगा, तब तक हमारे लोगों का भला होने वाला नहीं है। हमेशा एजिटेशन ही नहीं करनी चाहिए। मैं कोई सरकार का पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं कोई जमींदार के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ रोजगार की। रोजगार आएगा तो हर एक घर में हिस्से में आएगा और हर एक को काम मिलेगा और उस काम से खुशहाली आएगी। तो यही तो कह रहे हैं जमींदार की, हम जमीन दे देंगे, लेकिन ये बताओ कि जितने 12,000 किले जाएंगे IMT खातर, तो 12,000 किले में कितने लोग काम कर रहे हैं? जमींदार मजदूरों ने भी काम, सरकार ने भी थोड़ा खोल कर बताना चाहिए कि करके होना है कि ये सब चीजें डिस्कस होंगी, अधिकारियों की ड्यूटी भी लगेगी, लोगों को इकट्ठा भी किया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और आज जो ऐसे अखबार नहीं होती, 28 अखबार कर ली, अब वो टाइम गया।
अब तो लोगों को रजामंद करके ही एक्वायर होगी, वैसे नहीं एक्वायर होगी। और लोगों से सुलझा के समझौता करके रेट तय करके ज़मीन एक्वायर होगी, वैसे ज़मीन एक्वायर नहीं होगी। इस बात से निश्चिंत रहें। सरकार किसी के विरोध में नहीं जाएगी कि कोई सरकार ने किस लिए यहाँ पे झगड़े करवाने हैं, क्या अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। जब चार और भी तो खुलेंगे, वहाँ तो कोई एजिटेशन नहीं हो रहा, यहाँ ही क्यों हो रहा है, वहाँ तो कोई एजिटेशन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही। जो 5 आए हैं IMT, और जितने पहले खुले हैं, आज मानेसर में देखो आग लगी पड़ी है, 20-20 करोड़ का एकड़ बिकने लग रहा है वहाँ उसके चारों तरफ। जब एक्वायर हुई वहाँ सारे पत्थर पड़े थे, रेता पड़ा था, कोई फर्टाइल लैंड नहीं थी, और जिन्हें एक्वायर हुई आज पूरे इलाके के अंदर रोजगार है और ज़बरदस्त काम है। अब यहाँ करोड़ों लाखों आदमी जब काम करेंगे और लाखों आदमी कहीं रहेंगे, राशन खरीदेंगे, मकान में रहेंगे, जाके रहेंगे, सामान को ट्रांसपोर्ट होएगी, रोजगार तो लोकल आदमियों को मिलना, बाहर के आदमियों को थोड़ा नहीं मिलना। बाहर का आदमी दिहाड़ी कर सकता है यहाँ के, इससे फालतू कुछ नहीं करना। उसके फालतू जो एंसिलरी वर्क होते हैं, जो जुड़े काम होते हैं, वो तो लोकल लोगों को ही मिलेंगे ना सारे के सारे। तो एक और चीज कहनी है कि मतलब अगर एक्वायर करके 12,000 किले किसी बड़े अडानी अंबानी तो बेच दिए तो हमारी जमीन, अब नहीं है, वो पॉलिसी नहीं है। अब वो पॉलिसी नहीं है कि किसी अडानी अंबानी को दे देंगे, सरकार का ही कटेगा और बाकायदा अलॉटमेंट। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आई थी, अभी बताना चाहता हूँ। ये जो किसान है ना, इन्हें मुआवजे की बजाय प्लॉट मांगने चाहिए इसके अंदर। और वो जो प्लॉट है ना, जिसके भी प्लॉट यहाँ लग जाएंगे, उसका जो रेंट आएगा ना, वो भूल जाएगा जमीन के मेरी के भाव की जमीन थी, क्या मेरा जमींदार था। इसके अंदर जमीन के साइज पे प्रोपोर्शनेट, भाई 1 एकड़ पे 100 गज 200 गज, जिस तरीके से जो भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं बताने का कोई अधिकार मेरे को कि 100 गज ले 1000 गज ले, मतलब अगर ये प्लॉट मांगते हैं और उसके अंदर ये वो जो इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर इनको प्रोपोर्शनेट अलॉट हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ मुआवजे के बजाय प्लॉट ले ले और इनके कई पीढ़ियों तक काम हो जाएगा इनके पास। दूसरा, इसके अंदर एक चीज़ और भी आती है आज की डेट में, इसके अंदर अल्टरनेट के प्लॉट आते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट। जो सेक्टर में प्लॉट होते हैं वो सेक्टर ही कटता है रेजिडेंशियल का, और उन किसानों को वो प्लॉट मिलने चाहिए जिनकी ज़मीनें गई है, उनके रेजिडेंस भी वही ट्रांसफ़र होने चाहिए और उनको इंडस्ट्रियल लैंड भी मिलनी चाहिए। और प्रोपोर्शन ये मिला के 1 एकड़ पे इतना, 2 एकड़ पे इतना, 5 एकड़ पे इतना, 10 एकड़, अगर प्रोपोर्शनेट में उनको ज़मीनें मिल गई ना, रहने के प्लॉट मिल गए। सेक्टर होते हैं, जैसे उडागा सेक्टर है जिसमें हम बैठे हैं आज भी, यही सेक्टर होते हैं, वो सेक्टर कटता है। उस सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाए और इंडस्ट्रियल प्लॉट इनको मिल जाए उसके बदले में, और मुआवजा से ना भी लेंगे तो इनको कुछ भी करने की जरूरत है। इनके घर भी शहरों में पहुंच जाएंगे, काम के जगह पे पहुंच जाएंगे और इनको रोजगार भी मिल जाएगा। और इस तरीके से सरकार ने जो पॉलिसीज हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, किसानों के हित की बातें हैं, वो इनको समझाने से समझ आ जाएगी। कोई भी आज की डेट में सबके घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको पता है, सबके लड़कियां भी आजकल तो पढ़ी लिखी हैं, सबको पता है अगर ये चीज़ें मिलती हैं ना, तो अगर एवरेज में ये ज़मीन मांग लेते हैं और इनको प्लॉट मिल जाते हैं, तो ये इस गलती को भूल जाएंगे जो करने जा रहे हैं। तो जैसे जमीन तो पहले और गम्मा की भी गई है, रोहतक साइड की भी गई है, बलियाना गांव का भी नाम लिया जा रहा था कि आज उड़े के लोग पीसा तो जो है चला गया, जो जमीन का आया था, आज स्कूटरी चला कर दिहाड़ी करते अंडे ही हुए। रोहतक के अंदर अल्टरनेट के रेजिडेंसी के प्लॉट जमींदारों को मिले थे और आज उन प्लॉट अथाह रेट के हो रहे वो प्लॉट, उन्होंने वहाँ कोठियाँ भी बना ली हैं और प्लॉट बेचे भी हैं उन्होंने। रही बात इस पैसे को इस्तेमाल करने की और ख़राब करने की, देखो ये तो हर आदमी की जो आज स्वतंत्र है, जो आज भी बेच के जाना चाहता है उसको कौन रोक रहा है? हाँ, बेच रहा है बेचने वाला। तो ये तो जमींदार को समझना पड़ेगा, जमीन का पैसा एक बार आता है और उस पैसे को सही दिशा में सदुपयोग जब तक नहीं करोगे, वो पैसा आपका तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, वो तो कई गुना हो गया आएगा आपके पास। अगर आप उस जमीन से ज़मीन बढ़ा लोगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, या अल्टरनेट के प्लॉट ले लोगे, उससे किराया आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो आपने देखना है। तो किसान तो नुका है, किसान बर्बाद करना है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? जो तो सरकार ना है, आज भी ऐसे बहुत, मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, हमारे गांव में एक आदमी के, मेरी लाइफ में 700 बीघे ज़मीन थी, उन्होंने 150 बीघे ज़मीन छोड़ी थी हैं,
उसने सारी एक टूटे कप में निकाल दी थी दारू में, और वो 150 उसके बच्चे ने 150 भी निकाल दी। अब बताओ उसमें सरकार का कहाँ तक रोल है? अपना विनाश जिसने करना है उसको कोई नहीं रोक सकता, और अपने आप जिसने काम करना है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ये तो काम ऐसा है, आप पे निर्भर करता है कि अपना अपना उत्थान करना है कि पतन करना है। पतन करने वाले को कोई रोक। ये जो शिक्षा नहीं आ रही, विनाश क्यों कर देंगे? विनाश इसीलिए तो कर देंगे कि समझ नहीं आ रही। अगर बाहर निकल रहे होते बच्चे, अमेरिका कनाडा जाकर पैसे भेजने लग रहे हैं लोग, और गांव के गांव खाली हो गए हैं, और कितने बच्चे बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं। जब यहाँ रोजगार ही नहीं है और बाहर जा भी नहीं रहे, सबसे कम हमारे इलाके के लोग बाहर जाते हैं। और मैंने देखा है बाहर जाके ज़मीनें, मैं रायपुर में भी जाके ज़मीनें देखी हैं, मैंने इसमें हल्द्वानी में भी ज़मीनें देखी। जो लोगों ने वहाँ जाके 100-200 रुपये एकड़ ज़मीन लेकर ज़मीनें बनाई थी, आज वो हज़ार रुपये के मालिक हैं, कोठियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये यही जो ना अपना उसी घेर में उठड़े काटने लग रहे हैं, आधे में से आधा, आधे में से आधा, आधे में से आधा। ये क्या है? इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बात किसी की नहीं कर रहा, कोई ये सोचे मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए बात कर, मैं बात कर रहा हूँ समाज के लोगों के लिए, और समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, और काम अगर कोई आता है इलाके में तो चलने देना चाहिए। लेकिन तो वो कह रहे हैं कि हम तो उसमें खुश है, हमारा 60-70 मन जीरी हो गया है, और बड़ी अपना काम कर रहे हैं, 2 रोटी सुखते खा रहे हैं, और ना किसी चीज की बढ़ेगा, तो अड़े ठीक है। ये उससे खुश नहीं है जो इन जमीन के गामा में बाहर चला गया, जो इन तबड़िया कमा रहा है, उसने देख के खुश नहीं है। ये उससे नहीं सीख लेते कुछ। ये आड़े जीरी बिके जागिर, आड़े किले बिके, किले में तो आधा किला, आधे किले में तो आधा डबड़ा होगा, बटन लग रही है, उसमें घने खुश हो जाएंगे। मेरे बाप का 200 बीघे जमीन थी, मैंने 1 गज नहीं ले रखी। मैं इस पे बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, ठीक है? 1 गज नहीं ले रखी, और आज मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, बाहर लिखड़ा हुआ बस। तो बाप दादा जमीन तो मेरे भी थी, 8 किले बटाओं थे, सरकारी नौकरी भी थी, 8 किले ज़मीन में भी हिस्से आती थी। मेरे पिताजी ने मकान भी बना रखे थे, गांव में इलाके में ज़मींदार भी जाने माने थे। मैं तो सारा छोड़ के बाहर चला गया, तो बता मेरा क्या बिगड़ गया? आज मैंने बाहर के नाम तय जाने हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, ऐसे जिद पकड़ के बैठना तो कोई वो चीज़ नहीं होती। हमेशा किसी चीज़ के एंटी चलना कोई समझदारी नहीं होती। कोई काम हो रहा है तो उसको होने दो, और आप बाहर निकलना सीखो, अपने बच्चों को बाहर निकालना सीखो। मैं तो कहता हूँ, हमेशा क्या करते हैं, इसने लगा दे, डी ग्रुप की ला दे, बाजू पकड़े नेताओं के खड़े रहते थे पहले, ठीक है? अब बंद होगी ना लगनी वो जो सिफारिशों से नौकरी है। अब क्या होगा, जो पढ़ रहे हैं उनकी लग जाती है। अरे अपने बच्चों को पढ़ा लो और लायक बना लो, अपने रोजगार पे खड़ा कर लो। क्या रखा है इसमें? 1.5 किले में कितनी ज़मीन हो जाएगी? आज 10 किले तो ऊपर का एक इंडिविजुअल जमींदार मैंने तो देखा नहीं है। और कोई होगा तो ले किसी गाँव में होगा, मैं ये भी नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन 10 किले एक आदमी के हिस्से में, 3 भाइयों के 30 किले, तो 10 किले हिस्से में होंगे। और एक 25 साल के बाद पीढ़ी बदल जाती है, फिर उसकी बढ़ जाती है। तो ये कोई बात नहीं है। ज़मीन में ही बैठा रहना कुछ नहीं होता। ज़मीन में से जो निकले ना वो ज़्यादा आगे गए हैं, और जो ज़मीन छोड़कर और कम गए ना वो ज़्यादा आगे गए। मैंने स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, कारोबार खोले, मैं 16 कंट्रियों में जा चुका हूँ बाहर। अगर मैं खेती कर रहा होता तो मैंने तो सांप लेते ही अपना भी रहता, एरोबिना लेनी आया करती। तो वो आपने तो अपने दम पर करा ना, जमीन तो नहीं बेची ना। मैं कब कह रहा हूँ ज़मीन बेचो? तो वो जमीन मतलब काम करो, घर तरीके का काम करो। जमीन जारी है, लेकिन इसकी डबल ले लो और काम करो, बाहर निकलो। एक आदमी हेल्पर भर्ती होता है फैक्ट्री के अंदर, मैं बताता हूँ हेल्पर किसको बोलते हैं, जिसको कुछ नहीं आता चाबी पकड़ाने के लिए। फिर वो फोरमैन बन जाता है। फिर इंजीनियर जब कोर्स करके आता है तो फोरमैन के अंडर काम करता है, काम उससे सीखता है, और वो आदमी फोरमैन इंजीनियर के बराबर का हो जाता है काम करते करते। तो काम सीख के तो बाहर निकलोगे। जब तक काम ही नहीं सीखोगे कुछ करोगे नहीं। आज फ्रिज, AC, कार, बाइक के मैकेनिक 5,000 रुपये रोज कमाते हैं, 1.5 लाख रुपये बिना कमाते हैं। और ये 22,000 रुपये की डी ग्रुप की ला दे। अरे 22,000 रुपये के हैं, कुछ भी नहीं है। एक घर में नून भी तेल भी नहीं चलता। ये ऐसी नौकरियां करने का क्या फायदा है? आदमी ने अपने काम करने चाहिए, अपने रोजगार तो करने ये चाहिए। भी तो 10-12 हज़ार में लगाओगे ना। कौन है? ये फैक्ट्रिया में भी ना, इसमें तो 10-12 हज़ार में को लगा। काम काबिलियत से पैसे मिलते हैं,
वहाँ कोई किसी की सिफारिश से थोड़ा लगता है, वहाँ कोई आरक्षण थोड़ा है। अगर उसमें 10,000 में मिलेंगे तो 10 मिला होगा, और वो आदमी 20,000 में मिलेगा तो उन्हें 20 साल रखने पड़ेंगे। अब तो जैसे अनपढ़ लोग है वे तो खेती भी कर ले। अनपढ़ लोग काम सीखेंगे ना, सीख के तो मिलेंगे 20 के 30 है, 30 के 40 है। इस तो 40-50 की उम्र में क्या सीखेंगे, पर लेकिन खेती का 40 के उनका 3-3 साल के ना है, उनका 5-5 साल के बालक ना है, वो 40 साल रहेंगे बस। 3-3 साल के गरीब तो छोटे हैं ना। हाँ तो बड़े हों वही तो सीखेंगे। जो 40-50 के हैं वो 40-50 साल कर लेंगे, उनका नई जो जनरेशन आ रही है वो तो काम सीखेगी कम से कम। अरे जब तक घर नहीं छोड़ोगे, जब तक काम नहीं सीखोगे, ये जमीन 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 ये जमीना पीछे कर दिए। ये पंजाबियान सारा अलॉट हुए थे जो पाकिस्तान में आए थे, ये सारे बेच कर शहर में डालिए, और हमारे तो बढ़िया कोठियाँ में रहते, हमारे से ज़्यादा पैसा उनके पास, और वो हमारे घर में आकर रोटी खाया करते और साइकिल पर सामान धर के बेच के जाया करते। देख लो उन्हें ज़मीन ना रखी, सारा ने बेच दी। अब पंजाबियों के जितने भी गाँव हैं सब ज़मीनें बेच के कौन खेती कर रहा है बताओ। बढ़िया के भी थी ज़मीन, सब ने बेच दी। मारवाड़ एक क्षेत्र सुना है राजस्थान का जिसको मारवाड़ी बोलते हैं, वो एक क्षेत्र था जिसमें पानी नहीं था, कुछ नहीं था। उन्हें सबसे पहले अपने गांव देहात छोड़े थे। आज हिंदुस्तान के सबसे पैसे वाले सब जानते हैं कौन है मारवाड़ी। मारवाड़ी बोलते ही बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है। उन्हें घर छोड़ दिया तो पैसे वाला बना ना, घर छोड़ दिया तो काम वाला बना ना। कलकत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा सेठ मारवाड़ के हैं, राजस्थान के हैं, जो कि बहुत सूखे एरिए के लोग थे। आज सबसे ज़्यादा पैसे वाले हुए हैं। हिंदुस्तान का पहले टाइम में सबसे बड़ा शहर कलकत्ता होता था कारोबार के लिए। हमारे जो सेठ छाजूराम था उसने भी कलकत्ते जाकर व्यापार किया था, और कलकत्ते में तो सेठ छाजूराम बन के आया था वो। नहीं तो चौधरी छाजूराम जो है ना, वो सेठ छाजूराम कलकत्ते में जाकर बना था। तो जो आदमी कारोबार के पास गए हैं, अरे आदमी ने काम के पास जाना होता है, काम ना आदमी के पास नहीं आना होता। जब तक आप चल के काम के पास नहीं जाओगे, काम ये तो इनके घर काम चल के कैसे आएगा, घर से निकलते हैं को नहीं। सारे राजनीति करे हैं, जहाँ बैठे देख लो 10 आदमी बैठे होंगे, राजनीति से बात ही नहीं करनी। अरे राजनीति करने वाले ने तुम्हारा क्या कर दिया, तुम्हारा तो गेम सारा राजनीति ने तो बिगाड़ रखा है। तो मेरे राजनीति से दूर हट के अपने काम कारोबार कर लो, अपने बच्चों को काम पे लगा लो, बाहर निकालो। यही आपके लिए संदेश है जी। तो भाई हमने किसाना की भी आपको दिखाई दी, लगातार अपडेट दिखाने भी लग रही, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वे लगातार इकट्ठे होने लग रहे हैं। कदे हसनपुर के, कदे नगूरा के, कदे अलेवा के, और भी कोई गांव आसपास के जितने गांव की जमीन आनी है सारे इकट्ठे होने लग रहे हैं। तो हमने किसानों की तरफ की तो आप तो दिखाइए थी, तो क्यों ना सोचा कि इस चीज़ पे और भी बात करी जा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। तो आज हम समुद्र लाठर ताऊ तो इसलिए मिले थे ताकि ताऊ है जो किसानी से भी जुड़ा हुआ है और साथ में कारोबारी भी है। तो इस चीज़ पे तर्क वितर्क ताऊ के भी लिए है। बाकी आपका इस पे क्या कहना है जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों ने किसाना की भी बात सुनी थी और आज समुद्र ताऊ की भी बात सुनी है। तो ताऊ ने सारी चीज़ बता दी है कि क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान। तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान तो इसका यही है जो तुम खुद ही बताने लगे हो। भाई कोई आदमी अपनी ज़मीन का मुआवजा ने खा गया बैठ के, या उसकी हवेली बना गया, उसकी गाड़ियाँ खरीद गया और वो पैसे को ख़त्म कर दिया, वो तो सीधा दिखता है, वो तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन वो मजबूर है, उसके पास नहीं है तो नहीं खर्चता। लेकिन वो तो आज भी खरीदे जो उसके पास पैसे आ जाएं तो ऐसे लोगों का कोई वो नहीं होता। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आना। वैसे तो युवाओं में इस चीज का वो तो होगा, क्योंकि जमीन का पैसा एकदम तावेगा तो एक क्या है कि मेहनत का पीस आ गया तो आराम आराम तो बरतेगा जाएगा, आदमी कोई भी वो देख कर बरतेगा। लेकिन कोई भी पीस आया एकदम ताया, बड़ी बड़ी गाड़ी, फिर कोठी। मैं इसके ऊपर एक बात बताता हूँ। मैंने 52 साल हो गए ज़मीन खरीदते हुए। मैंने जिस किसान की ज़मीन ली है उसको मैंने ज़मीन दिलवाई है, अपनी गाड़ी का तेल फूक कर। कोई एक नया पैसा ज़िंदगी में मैंने कमीशन का किसी किसान से नहीं लिया। और जिसने जहाँ ज़मीन लेनी चाहिए थी, मैंने मुंडका में 1990 में 1.25 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन खरीदी थी एक किसान की, ठीक है जी। और उसकी ज़मीन का सौदा मैंने हिसार और चंडीगढ़ जाकर कराया, उसकी पेमेंट मैंने कराई 1.25 लाख रुपये किला। आज उसकी 8 करोड़ रुपए किला की ज़मीन है, 50 किले बन गए। और वो सर 10 किले जमींदार थे, 2 भाई थे, 5-5 किले बांटा उनके। आज उनके 50 किले का फार्म है खरखोदा के अंदर, और 50 किले 8 करोड़ में 400 करोड़ की ज़मीन होगी उनकी। और वह ज़मीन मुंडके में आज वो 10 किले 30 करोड़ तो ऊपर के नहीं होते। अगर वो ज़मीन बेच कर दूसरी जगह ज़मीन ली सस्ती उन्हें तो वो यहाँ पहुँचे। और आज खरखोदे में IMT आ गया और आने से उनकी ज़मीन के रेट हवाई हो गए। और ये ज़मीन मेरी खुद की खरीदी हुई है। और मैंने आज तक एक ही बात कही है, हर किसान को ये समझाया, देख भाई तेरे बच्चे मैंने बददुआएं ना दें, तेरी ज़मीन तने ज़मीन बेची है,
इन पैसा ने खाइए ना, इनकी ब्याह ना करिए, इनके मकान ना बनाइए, तू ज़मीन खरीद ले और मैं दिलवाता हूँ तेरे को ज़मीन। और मैंने ज़मीनें दिलवाई हैं और खुद जा जाके दिलवाई हैं। और मैंने किसी भी किसान को ये नहीं कहा कि इस पैसे से तुम भाई बच्चे विदेश भेज दे या कोई अपना हवेली बना ले या कारें ले ले। मैं तो हर एक को ज़मीनें लेकर दी हैं और आज सारे ज़मींदार मेरे से न्यू के न्यू जुड़े हुए हैं जिन की मैंने ज़मीनें ली है और सबके पास ज़मीनें। अब मैंने जींद में ज़मीन ली थी, सबको ज़मीन दिला दी, सबकी रिश्तियाँ करवाई मैंने जा जाके और सबको ज़मीनें दिलवा दी। किसी ने भी एक ईंट नहीं लगाई है ज़मीन के पैसे से। लेकिन तो जो जमीन का पैसा सरकार का वो मुआवजा अलग अलग किस्ता में आवा है, इतना एक किस्ता हो इतना पछली खत्म हो लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उस चीज, फिर वही बात आ गई, आप उस चीज का अगर मिसयूज करना चाहते हो, खत्म को खा देगा उसको। देखो तो इतना पैसा नहीं है, इतना तो चलो अपना काम चल रहा है, लेकिन वो दिखेगा तो देखिए, लगेगा। आप उन लोगों की बात कर रहे हो जिन लोगों को इन खर्च नहीं करना था। इतनी अकल सबके पास है। किसी के घर में बहू शाणी है, किसी के बेटी शाणी, किसी में बेटा शाना है, किसी का मामा, किसी का जीजा, कुछ ना कुछ समझदार, किसी सब घर में। अगर उस पैसे को जगह से लगा देंगे तो बर्बाद कोई नहीं हो सकता। और कोई खराब करेगा तो उसके लिए तो खुद ही जिम्मेवार हो। उसको मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हो। मतलब अब तो ये संदेश देते हैं, जमीन के ज़मीन ले लो, अगर आपके वारे नहर ना हो जाए, और ज़मीन अल्टरनेट के प्लॉट ले लो। यहाँ पे उसको अल्टरनेट प्लॉट बोलते हैं, बदले में प्लॉट मिलना। ज़मीन एक्वायर हुई, उसके एवज में इतने गज पे इतना, गज पे इतना, वो ले लो। ये किसान अगर ये नहीं कहे, यह वीडियो तो काट लेना 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जन्यू नहीं कहे भाई ताऊ बता गया था, वैसे ही बात। तो भाई ताऊ ने बहुत सारी बताई है बात। ताऊ की बात आप कितने सहमत हो जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि यो मामला भी शुरू हुआ है। इस मामले में आगे की अपडेट आओगी, लगातार हम दोनों तरफ के आपको दिखाते भी रहेंगे कि इसी मामले पे किसानों का क्या कहना है और इस मामले पे बाकी लोगों का क्या कहना है। तो आप भी अपनी राय जरूर रख दियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।